Swayam Prabha. Digital India. Educated India. नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मेरा नाम डॉक्टर हिमानी सिंह है। मैं इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट GLA यूनिवर्सिटी मथुरा में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। मैं आपके सामने जिस विषय को लेकर आई हूँ उस विषय का नाम है परिवर्तन और विकास के माध्यम से संगठनात्मक उत्कृष्टता, यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल एक्सीलेंस थ्रू चेंज एंड डेवलपमेंट। यह विषय हर प्रबंधक के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर हम थोड़ी सी और एक्सपर्टीज़ की बात करें तो हर मानव संसाधन प्रबंधक के लिए यह विषय बेहद ज़रूरी है। आजकल हर व्यवसाय में आए दिन नए से नए परिवर्तन हो रहे हैं, चाहे वो तकनीकी परिवर्तन हो, चाहे वो कौशल स्किल्स में परिवर्तन आना हो। अब दिक्कत आती है किसी भी संगठन के लिए उन परिवर्तनों को अपनाने की। तो यहाँ पर यह विषय आप लोगों के लिए बेहद ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इस विषय के माध्यम से हम इसमें पढ़ने वाले हैं कि किस प्रकार से हम परिवर्तनों के साथ, हम विकास के साथ अपनी संगठन को और भी दक्ष, और भी प्रभावपूर्ण, और भी उत्कृष्ट बना पाएं। तो चलिए छात्रों, आज चालू करते हैं पहला व्याख्यान। यह व्याख्यान है संगठनात्मक प्रणाली, संरचना और डिज़ाइन का परिचय पर। हम इसमें बात करेंगे कि संगठन होता क्या है, साथ ही साथ हम यह भी जानेंगे कि संगठनात्मक संरचना कितने प्रकार की होती है, कैसे निर्धारित किया जाता है कि कौन से संगठन में किस प्रकार की संगठनात्मक संरचना का इस्तेमाल होगा। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि किसी भी प्रबंधक की नियंत्रण सीमा क्या होती है। ऐसे कौन से निर्धारक होते हैं जो वह बताते हैं कि किसी प्रबंधक की कितनी नियंत्रण सीमा होनी चाहिए या होती है। तो चलिए छात्रों, आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि संगठन क्या होता है। जब हम संगठन की बात करते हैं तो आप जानते होंगे कि संगठन में बहुत सारे विभिन्न प्रकार के लोग, चाहे हम आयु के बात करें या हम लिंग की बात करें, तो डाइवर्स पर्सपेक्टिव, या देश की बात करें, अलग अलग प्रकार के लोग साथ में जुड़ते हैं, एक औपचारिक रूप में जुड़ते हैं, फॉर्मल वे में जुड़ते हैं। लेकिन जुड़ते क्यों हैं? एक सामूहिक उद्देश्य के लिए। वह उद्देश्य जो संगठन का उद्देश्य होता है, और उस संगठन के उद्देश्य को पाने के लिए वे निरंतर प्रयास, एक साथ एकजुट होकर प्रयास करते हैं। तो संगठन तभी बनता है जब अलग अलग प्रकार के लोग एक औपचारिक संरचना के तहत साथ में जुड़ते हैं, एक सामूहिक उद्देश्य को पाने के लिए। अगर हम बात करें कि संगठन के कौन कौन से स्तंभ हैं, तो संगठन इन 3 स्तंभों पर टिका हुआ है। पहला तो है उसके लोग, यानी कि पीपल। आप सोच के देखिए, चाहे कोई छोटा व्यवसाय हो या बड़ा व्यवसाय, या प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, या कोई भी संगठन की बात करिए, हर संगठन बनता है अपने लोगों की वजह से। संगठन के पास सब संसाधन हो सकते हैं, संगठन के पास हर चीज़ हो सकती है, नई तकनीक हो सकती है, लेकिन अगर उसके पास अच्छे कर्मचारी नहीं हैं, अच्छे लोग नहीं उसके साथ जुड़े हुए, अच्छे नेता नहीं हैं, अच्छा नेतृत्व शैली नहीं इस्तेमाल हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वह संगठन आगे नहीं बढ़ पाता। तो पहला स्तंभ जिसको मैं बहुत जोर दूंगी वह होते हैं उसके लोग, उसके कर्मचारी। उनसे बनता है संगठन। संगठन ईंट पत्थर से नहीं बनता। हाँ, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर होना ज़रूरी है, लेकिन उस इंफ्रास्ट्रक्चर में जब तक अच्छे लोग कार्यरत नहीं होंगे तब तक आप संगठन की कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर मैं दूसरे स्तंभ की बात करूं,
तो वह होती है उसकी संरचना, यानी कि स्ट्रक्चर। आप सोच के देखिए कि आपके पास लोग कार्य कर रहे हैं, लेकिन कोई सिस्टम नहीं है, कोई प्रणाली नहीं है, कोई संरचना नहीं है, सब अपने हिसाब से अपना कार्य कर रहे हैं, तब आप एक सामूहिक उद्देश्य को नहीं पा पाएंगे, आप संगठनात्मक उद्देश्य को नहीं पा पाएंगे। अगर आपको अपने संगठनात्मक लक्ष्य को, यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल को पाना है, तो आपको एक संरचना बनानी पड़ेगी और उस संरचना के तहत लोगों को उसमें कार्यरत करना होगा। तो जिस प्रकार से किसी संगठन के लिए उसके लोग बहुत महत्वपूर्ण हैं, उसी के साथ साथ उस संगठन में एक अच्छी संरचना होना बेहद जरूरी है। इसके अलावा तीसरा स्तंभ जिसको हम नहीं मिस कर सकते वह है उसकी तकनीक, प्रौद्योगिकी, यानी कि टेक्नोलॉजी। कभी कभी ऐसा भी पाया गया है कि आपके संगठन में बड़े ही वफादार लोग कार्य करते हैं, बड़े ही कुशल लोग कार्य करते हैं, लेकिन आपके पास अच्छे संसाधन नहीं हैं, अच्छी टेक्नोलॉजी, अच्छी प्रौद्योगिकी, अच्छी तकनीक नहीं है, तो आप आगे नहीं बढ़ पाते। तो अगर हम बात करें तो संगठन किससे बनता है, तो संगठन के लिए ये तीनों स्तंभ बेहद ज़रूरी हैं, चाहे वह इसकी लोग हो, चाहे एक अच्छी संरचना की बात हो या फिर तकनीक की बात हो। ये तीनों मिलकर किसी भी संगठन को उत्कृष्ट बनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि संरचना या संगठनात्मक संरचना के कौन कौन से प्रकार हैं। एक मोटा मोटी तौर पर जब हम देखते हैं तो संगठन को दो तरीके से बांटा गया है। एक होता है मशीनी संगठन, यानी कि मैकेनिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन, और एक होता है ऑर्गेनिक ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जैविक संगठन। जब हम बात करते हैं मशीनी संगठन की, यानी कि मैकेनिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन की, तो उसमें पाया गया है कि जो भी निर्णय लिए जाते हैं वे केंद्रीकृत निर्णय होते हैं, यानी कि सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग होती है। वहाँ पर एक नेता होता है, वो ही जिम्मेदार होता है, उसी के पास अधिकार होता है सारे निर्णय लेने का। बाकी अगर हम जैविक संगठन या संस्थाओं की बात करें तो उनमें विकेंद्रीकरण होता है, यानी कि डिसेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग। अलग अलग स्तर पर अलग अलग कार्य के हिसाब से अलग अलग लोग निर्णय ले सकते हैं, उनको वह अधिकार होता है। लेकिन वहीं पर अगर हम मैकेनिस्टिक यानी कि मशीनी संगठन की बात करें तो वहां पर बड़ा ही कठोर पदानुक्रम होता है, रिजिड हायरार्की। आप देखेंगे कि एक स्ट्रिक्ट स्केलर चेन वहां पर पाई जाएगी। लेकिन वहीं इसके विपरीत अगर हम जैविक संगठन की बात करें तो वहां पर एक लचीलापन होता है, पदानुक्रम में हायरार्की नहीं होती प्रॉपर। उसमें हम ये देख लेते हैं कि जिस प्रकार से, जिस हिसाब से हमको जो ज़रूरत है उसी के हिसाब से हम लोग आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ जब हम मशीनी संगठन की बात करते हैं तो वहाँ पर रोल्स, आपकी भूमिकाएं बड़ी ही स्पष्ट होती हैं, बड़ी ही क्लियर होती हैं कि आपको सिर्फ ये 2 कार्य करने हैं या ये 4 कार्य करने हैं, कोई ओवरलैपिंग नहीं होती। वहीं पर अगर हम जैविक संगठन की बात करें तो वहाँ पर लचीली भूमिकाएं हैं। हो सकता है आज आप एक मार्केटिंग मैनेजर की भूमिका में हो और कल आप एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर की भूमिका भी अदा कर रहे हो, क्योंकि वहाँ पर जॉब रोटेशन भी होता है। जब हम मशीनी संगठन की बात करते हैं तो वहाँ पर आपको मिलेंगे औपचारिक संचार, यानी कि फॉर्मल कम्युनिकेशन। हर चीज़ एक रूल्स, रेगुलेशंस, एक औपचारिक तरीके से ही आगे बढ़ती है। लेकिन इसके विपरीत जैविक संगठनों में एक अनौपचारिकता होती है। मैं यह नहीं कहूँगी कि जैविक संस्थान या जैविक संगठन सिर्फ और सिर्फ अनौपचारिक संचार को लेकर आगे बढ़ते हैं, लेकिन हाँ, यहाँ पर महत्वता दी जाती है अनौपचारिक संबंधों को, अनौपचारिक संचार के माध्यमों को भी। इसके साथ ही साथ आप देखेंगे जब हम बात करते हैं मशीनी संगठनों की तो वहाँ पर एक बाधा होती है नवाचार में, रचनात्मकताओं को बहुत ज़्यादा बढ़ावा नहीं दिया जाता। लेकिन इसके विपरीत आज की
जैविक संगठनों में आप देखेंगे कि नवाचार के लिए ही सब आगे बढ़ रहे हैं। लोग चाहते हैं कि उनके एम्प्लॉयज, उनके कर्मचारी रचनात्मकता लेकर आएं। इसके अलावा अगर हम एक और डिफरेंस की बात करें तो मशीनी संगठन में आपको मिलेगा स्ट्रिक्ट कार्य विभाजन, डिवीजन ऑफ लेबर। लेकिन जैविक संगठनों में जब हम बात करते हैं तो एक इंसान को एक कर्मचारी को तैयार किया जाता है अलग अलग भूमिकाओं के लिए। छात्रों, आज के समय में आप देखेंगे कि ज्यादातर संगठन जो होते हैं वह जैविक संगठन की प्रणाली को लेकर आगे बढ़ते हैं। लेकिन हाँ, कुछ सिचुएशंस में कभी कभी कुछ संगठनों को कुछ मशीनी संरचनाएं भी आगे लेकर चलना पड़ता है। तो यह सिचुएशन बेस्ड होता है। लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि मशीनी संगठन क्या है और जैविक संगठन क्या है। तो चलिए छात्रों, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि संगठनात्मक संरचना आखिर होती क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है। अभी जब हमने ऑर्गेनाइजेशन की बात करी थी, संगठन की बात करी थी, तो हमने कहा था उसमें एक सबसे अहम स्तंभ होता है संरचना, यानी कि स्ट्रक्चर। अभी है क्या पता चलता है आपको स्ट्रक्चर से? संरचना किस प्रकार से आपको मदद करेगी? तो जब हम बात करते हैं संगठनात्मक संरचना की, तो इससे मतलब निकलता है कि कौन से कार्य हैं किसी भी संगठन में, हम उनको विभाजित करते हैं। हम देखते हैं कि एक संगठन में किस प्रकार के अलग अलग कार्य किए जाते हैं, किस प्रकार की अलग अलग जिम्मेदारियां लोगों को दी जाती हैं, किस प्रकार की अलग अलग भूमिकाएं लोगों के पास होती हैं। साथ ही साथ हम यह भी देखते हैं कि कौन किस चीज़ के लिए जवाबदेही रखता है, किसके पास कौन सी चीज़ का अधिकार है, कौन सा निर्णय लेने का अधिकार है। इस संगठन में केंद्रीकृत निर्णय होगा या विकेंद्रीकृत निर्णय होगा। ये सारी चीज़ें आती हैं हमारे संगठनात्मक संरचना के अंतर्गत। संगठनात्मक संरचना हमें इन सब चीज़ों से होते हुए क्लैरिटी को प्रदान करती है। हमें बताता है कि किस प्रकार से किसी भी संगठन में कौन से लोगों को कौन सी भूमिकाएं निभानी हैं, किसके पास कौन सी अथॉरिटी है, प्राधिकरण है। तो इसीलिए हम मानते हैं कि संगठनात्मक संरचना एक बेहद अहम स्तंभ होता है किसी भी संगठन का। अब यह जानने की ज़रूरत है कि महत्व क्या है। तो अगर हम जल्दी से इसकी एक बात करें कि संगठनात्मक संरचना क्यों महत्वपूर्ण है, तो पहली चीज़, संगठनात्मक संरचना की वजह से आपको, आपके कर्मचारियों को उनकी भूमिकाओं, उनकी जिम्मेदारियों, उनके अधिकारों की स्पष्टता का मालूम होता है। उन्हें पता होता है, उन्हें स्पष्ट रूप से ये चीज़ पता चलती है कि उन्हें आखिर करना क्या है उस संगठन में रहते हुए। वह किन चीज़ों की जिम्मेदारी रखते हैं, वह किन चीज़ों पे जवाबदेही रखते हैं, उनको किन चीज़ों का अधिकार है, कौन से निर्णय वे ले सकते हैं। तो इसकी स्पष्टता आप दे पाएंगे अगर आपके संगठन में एक अच्छी संरचना है तो। और इसके अलावा सिर्फ यही नहीं, जब स्पष्टता होगी तो निर्णय जो आप लेंगे तो वो व्यवस्थित तरीके से होंगे। इम्प्रूव्ड डिसीजन मेकिंग होती है। और इम्प्रूव्ड डिसीजन मेकिंग के साथ साथ हम संरचना की जब हम बात करते हैं तो हम इसमें यह भी देखते हैं कि हमारे संगठन के हिसाब से, हमारी संगठन की रणनीतियों के हिसाब से हमें सिर्फ औपचारिक संचार की ज़रूरत है या अनौपचारिक संचार की ज़रूरत है, या हमें एक मिक्स्ड अप्रोच की ज़रूरत है जिसमें हम औपचारिक संचार और अनौपचारिक संचार दोनों को साथ लेकर आगे बढ़े जहां पर जिसकी ज़रूरत है। सिर्फ यही नहीं, संगठनात्मक संरचना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वह हमें संगठन के लोगों को लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रेरित करती है। क्योंकि जब हमें स्पष्टता रहेगी अपनी भूमिकाओं की तो हम लक्ष्य प्राप्ति के लिए और ज़्यादा मोटिवेटेड रहते हैं। तो लक्ष्य प्राप्ति करवाती है अगर आपके संगठन में एक अच्छी संरचना होगी तो। और साथ ही साथ एक अच्छी संरचना अच्छे तरीके से संसाधनों को बांटने में भी इस्तेमाल की जाती है। आप सोच के देखिए ना, जब आपको पता है कि आपके संगठन में
कौन कौन से अलग अलग रोल्स हैं, कौन सी भूमिकाएं हैं, क्या क्या स्ट्रक्चर है, तो आप अपने रिसोर्सेज को, अपने संसाधनों को एक सुचारू ढंग से आवंटित कर पाएंगे। जब आपको स्ट्रक्चर की ही क्लैरिटी नहीं है तो आप कहाँ से संसाधनों को बांटेंगे? तो इसलिए भी ये बहुत ज़रूरी है, और इसी के साथ साथ कर्मचारी विकास पर भी फोकस रखती है, और साथ ही साथ संरचना हमें आज के वातावरण के हिसाब से और लचीली यानी कि फ्लेक्सिबल होना सिखाती है, हमें अडेप्टेबल बनाती है कि हम किस प्रकार से आने वाली चुनौतियों को अडेप्ट करें, उनके साथ जूझे नहीं, उनका अच्छे से सामना करें। तो मैं समझती हूँ कि आपको यह समझ आया होगा कि एक संरचना संगठन के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। तो चलिए छात्रों, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि संगठनात्मक संरचना कैसी होनी चाहिए, इसके निर्धारक क्या हैं, डिटर्मिनेंट्स क्या हैं, कैसे हमें पता चलता है कि किस प्रकार की संगठनात्मक संरचना की आवश्यकता मेरे संगठन को है। तो बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, जैसा कि अगर मैं पहला फैक्टर बोलूं या पहला निर्धारक बोलूं तो वह होता है संगठन का आकार। अब देखिए, अगर आपके संगठन का आकार बहुत बड़ा है तो आपके संगठन में जो संरचना होगी वो बहुत ज़्यादा लचीली नहीं होगी, थोड़े रिजिड रूल्स होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों का प्रबंधन आप कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा लचीलापन आप उसमें नहीं रख सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा डिसेंट्रलाइजेशन नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं संगठन का आकार छोटा है तो वहाँ पर हम ज़्यादातर देखेंगे कि सेंट्रलाइज्ड यानी कि केंद्रीकृत निर्णय लेने पर जोर दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पर एक ही इंसान होता है जो हर चीज़ को मैनेज कर लेता है। इसके अलावा आपके संगठन की संरचना निर्धारित होती है, संगठन का उद्देश्य क्या है, संगठन की रणनीति क्या है। संगठन की रणनीति अगर नवाचार को बढ़ावा देती है, रचनात्मकता को बढ़ावा देती है, तो ऐसी रणनीति कभी भी मशीनी संगठन संरचना को बढ़ावा नहीं देगी। क्योंकि अगर आप नवाचार की बात कर रहे हैं, अगर आप रचनात्मकता की बात कर रहे हैं, तो आपको जैविक संगठन प्रणाली को ही लेकर आना पड़ेगा। सिर्फ यही नहीं, बहुत सारे पर्यावरणीय कारक यानी कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं। आपके आसपास का माहौल कैसा है, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा था कि आज के व्यावसायिक समय में आप ज़्यादातर संगठनों को देखेंगे कि वह जैविक प्रणाली को लेकर आगे बढ़ते हैं। तो अब जैसे हर ऑर्गेनाइजेशन, हर संगठन कहीं ना कहीं बात करता है कि नवाचार हो, रचनात्मकता हो, नई चीज़ें आएँ, परिवर्तन के लिए वो लोग खुले हुए हैं। तो वहाँ पर अगर हमारा संगठन बहुत ही ज़्यादा संकुचित सोच रखेगा या हमारे संगठन की संरचना बहुत ही संकुचित सोच वाली होगी, तो हम ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाएंगे ऐसे वातावरण में। तो पर्यावरणीय जो कारक होते हैं वो भी किस प्रकार की संरचना कोई संगठन आगे लेके चलेगा तय करती है। इसके अलावा एक और फैक्टर होता है जो कि होता है प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी। अगर आपके संगठन में बहुत उच्च विशेषज्ञ वाली तकनीक का इस्तेमाल होता है तो वहाँ पर आप क्रिएटिविटी की बात करेंगे। आपकी जो संरचना होगी या आपका जो स्ट्रक्चर होगा वो और ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा, वो बहुत ज़्यादा सिंपल नहीं हो सकता है। तो जिस प्रकार से आपकी तकनीक आगे बढ़ेगी, तकनीक कॉम्प्लेक्स होगी, वैसे ही आपके संगठन की संरचना भी और कॉम्प्लेक्स और जटिल होती जाएगी। इसके अलावा अलग एक और निर्धारक होता है, वह होता है कार्य का स्वरूप। अगर आपके संगठन में जो कार्य होते हैं वे रूटीन बेस्ड है, रोजमर्रा के कार्य ही हैं, कोई नई चीज नहीं है, रोजमर्रा के कार्य अगर है तो आप वहां पर केंद्रीकृत स्ट्रक्चर रख सकते हैं या मशीनी संगठनात्मक स्ट्रक्चर संरचना की कल्पना कर सकते हैं। लेकिन वहीं पर अगर नेचर ऑफ वर्क मतलब कि कार्य का स्वरूप जो है वे बेहद जटिल है, बड़ा ही अलग है, अलग अलग लोग अलग अलग कार्यों में
कार्यरत हैं, डाइवर्स पर्सपेक्टिव की बात हो रही है, डाइवर्स टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, तो वहाँ पर आप बहुत ही ज़्यादा मशीनी संगठनात्मक संरचनाओं को बढ़ावा नहीं दे सकते। इसके अलावा सिर्फ आपका इंटरनल फैक्टर्स नहीं, आपके सांस्कृतिक और सामाजिक कारक यानी कि कल्चरल और सोसाइटल फैक्टर्स भी इम्पैक्ट करते हैं कि आपके संगठन की संरचना किस प्रकार से होगी, और साथ ही साथ संगठन में विकेंद्रीकरण है या केंद्रीकरण है, यह भी तय करेगा कि संगठन में बहुत ज़्यादा लचीलापन है या बहुत ही ज़्यादा कठोर पदानुक्रम है। क्योंकि अगर विकेंद्रीकरण है आपके संगठन में तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा लचीलापन आप पाएंगे, लेकिन जहाँ पर केंद्रीकरण निर्णय लिया जाता है तो वहाँ आप देखेंगे कि कठोर पदानुक्रम को आगे बढ़ावा दिया जाता है। आखिरी में एक और कारक की मैं बात करूंगी जो होता है संसाधन उपलब्धता। अगर संसाधन उपलब्धता बहुत ही आसान है, यह भी निर्धारित करती है कि किस प्रकार से आपके संगठन की संरचना होगी। तो छात्रों, यह कुछ कारक हैं जो आपको यह समझाएंगे कि आपके संगठन में या आपके संगठन की संरचना किस प्रकार की होनी चाहिए। तो ये तो कारक हुए। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि संगठनात्मक संरचना के रूप क्या हैं, प्रकार क्या हैं। तो सबसे पहला जो हम बात करने वाले हैं वह होता है लीनियर स्ट्रक्चर यानी कि लाइन स्ट्रक्चर। ये सबसे सरल संरचना है किसी भी संगठन की, और आप देखेंगे कि यह ज़्यादातर बहुत ही जो छोटे संगठन होते हैं, जो स्टेबिलिटी यानी कि स्थिरता उनकी रणनीति होती है, यह इस प्रकार की संरचना उनमें पाई जाती है। और ये सबसे ट्रेडिशनल संरचना है। लीनियर संरचना यानी कि लाइन स्ट्रक्चर में आप देखेंगे कि एक स्पष्ट पदानुक्रम होता है। एक कर्मचारी को हमेशा पता होता है कि अगर उसको अपनी कोई बात कहनी है तो किससे कहनी है, अगर उसको कोई अपना ऑर्डर लेना है तो किससे लेना है। एक स्पष्टता होती है पदानुक्रम में, कोई लचीलापन नहीं होता। लेकिन यहाँ पे जो लाइन मैनेजर होता है वह आप मान सकते हैं कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स होता है। वह संगठन का विपणन भी देख रहा होता है, वह संगठन का फाइनेंस को भी हैंडल करता है, मार्केटिंग को भी हैंडल करता है, मानव संसाधन को भी देखता है। हर एक फंक्शन को वो ही लेकर आगे चलता है, वो ही पूरा करता धरता होता है, जो कि लाइन मैनेजर होता है। जैसा कि मैंने बोला कि वो जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स होता है, मतलब कि पूरा करता धरता। अगर किस कर्मचारी को रखना है संगठन में वह भी वही डिसाइड करता है, उसका निर्णय भी वही लेगा। किसको निकालना है उसका निर्णय भी वही लेगा। कौन से नए प्रोडक्ट्स या सर्विसेज लेकर आने हैं उसको भी वही डिसाइड करेगा। साथ ही साथ किस प्रकार से फाइनेंस मैनेज होगा उसको भी वही डिसाइड करेगा। तो वह लाइन मैनेजर बहुत सारे अलग अलग कार्यों में कार्यरत होता है। अब देखिए, देखा जाए तो अच्छी बात है कि एक ही इंसान अलग अलग चीज़ों को मैनेज कर रहा है, लेकिन सोच के देखिए, जब एक ही इंसान इन अलग अलग फंक्शंस को मैनेज करता है, उनका प्रबंधन करता है, तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं उसकी उत्कृष्टता में, उसके दक्षता में कमी आ जाएगी? क्योंकि वह हर चीज़ को देख रहा है, हर चीज़ के लिए लोग उसके पास आ रहे हैं। हाँ, तभी मैंने कहा था कि यह संरचना उन्हीं संगठनों में सफल होती है जो बहुत छोटे होते हैं, जहाँ पर कम लोग कार्य कर रहे हैं। जब कम लोग कार्य कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो जो लाइन मैनेजर है वो कम लोगों का ही प्रबंधन कर रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि लाइन और स्टाफ संगठनात्मक संरचना क्या होती है। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि लाइन मैनेजर के ऊपर बहुत सारे जिम्मेदारियां डाल दी गई थी, जिसकी वजह से वह शायद अपनी भूमिका को बहुत ज़्यादा अच्छे से निभा नहीं पा रहा था। तो जब यह चीज़ समझ आई तो हम एक और संरचना का निर्माण हुआ, हमने एक और संरचना का निर्माण किया जिसका नाम था लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। इसमें हमने लाइन मैनेजर के साथ साथ
यानी कि लाइन प्रबंधन के साथ साथ एक स्टाफ प्रबंधन को भी जोड़ा। स्टाफ प्रबंधन वो होता है जो एक विशेषज्ञ है, जो एक सलाहकार के रूप में कार्यरत होता है। निर्णय लेने की जिम्मेदारी और अधिकार लाइन प्रबंधक को ही होता है, लेकिन अपने निर्णयों में अगर उसे कुछ सहायता, कुछ सलाह, कुछ विशेषज्ञता चाहिए तो वह स्टाफ प्रबंधक से ले सकता है। तो स्टाफ प्रबंधक सिर्फ और सिर्फ सलाहकार के रूप में रखे जाते हैं। अच्छी बात है, देखा जाए तो अच्छी संरचना है कि लाइन मैनेजर ही कार्य कर रहा है, लेकिन उसे अब मदद मिल रही है स्टाफ प्रबंधन से, जो कि अपनी विशेषज्ञता के अनुसार उसको बहुत सारी सलाह प्रदान कर रहा है। तो इसकी खूबी तो यही थी, लेकिन एक दिक्कत आई इसमें। यहाँ पर बाद में जाकर लाइन प्रबंधक और स्टाफ प्रबंधक के बीच में जिम्मेदारियों को लेकर, भूमिका को लेकर, अधिकारों को लेकर थोड़ा संघर्ष उत्पन्न हो गया, जिसकी वजह से धीरे धीरे इस स्ट्रक्चर की भी महत्वता पर अंकुश लग गया। फिर उसके बाद एक और संरचना का निर्माण हुआ जिसका नाम है कार्यात्मक संरचना, यानी कि फंक्शनल स्ट्रक्चर। जब हम फंक्शनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो फंक्शनल स्ट्रक्चर नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा कि ऐसी संरचना जिसमें हमने लोगों को कार्यों के हिसाब से विभाजित किया हो। इसमें संगठन को विभिन्न विभागों में विभाजित किया जाता है, जैसे कि विपणन हुआ, वित्त हुआ, मानव संसाधन हुआ आदि। अलग अलग डिपार्टमेंट्स को, या आप ये कहिए अलग अलग कार्यों को विभाजित कर दिया जाता है और फिर एक डिपार्टमेंट बना दिया जाता है। अब इसका फायदा सोचिए, फायदा क्या हुआ? फायदा यह हुआ कि अब जितने भी विशेषज्ञ या जितने भी लोग, उदाहरण के तौर पर मानव संसाधन में विशेषज्ञ थे, वो अब मानव संसाधन फंक्शन को ही देखेंगे। अब वह विपणन या वित्त इन सब को नहीं देख रहे। तो इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा यह हुआ कि अब हमें विशेषज्ञ सलाह मिल रही है। अब वही लोग उस कार्य को कर रहे हैं जो उसमें दक्ष हैं। लाइन मैनेजर की तरह जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स वो नहीं है, वो हर कार्य नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ वो कर रहे हैं कार्य जिसमें वो एक्सपर्ट हैं, जिसमें वो विशेषज्ञ हैं। जैसे कि अगर आपने पढ़ाई करी है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की, यानी कि मानव संसाधन प्रबंधन की, तो आप एक एचआर मैनेजर या आप किसी संगठन में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में कार्यरत होंगे। तो जब हम बात करते हैं तो विशेष कार्य क्षमता का बेनिफिट आप कहिए इसमें मिलता है, तो ये अच्छी चीज़ है, दक्षता में वृद्धि भी होती है। लेकिन यहाँ पर भी एक छोटा सा, या आप कहिए एक दिक्कत महसूस हुई, वह ये कि कभी कभी कुछ संगठनों में अलग अलग विभाग आपस में मिलजुल कर कार्य नहीं करते थे। आप सोच के देखिए, अगर आप संगठन का हिस्सा हैं, माना कि आपके विभाग अलग हैं, लेकिन जब तक सब विभाग साथ में रहकर कार्य नहीं करेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो यह पाया गया कि विभागों के बीच में कभी कभी सामंजस्य नहीं बैठ पाता था। वह लोग आपस में बात नहीं करते थे, एक दूसरे से चीज़ें शेयर नहीं करते थे, साझा नहीं करते थे, जिसकी वजह से कुछ दिक्कतें आने लगी। वैसे देखा जाए तो यह संरचना जो है आप ज़्यादातर हर संगठन में आज के समय में पाएंगे। हर संगठन में आप पाएंगे कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स अलग अलग कार्यों के हिसाब से बने हुए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि विभागीय संरचना क्या होती है, यानी कि डिविजनल स्ट्रक्चर क्या है। आपने देखा होगा बहुत सारे व्यवसाय या संगठन अलग अलग व्यवसायों में हैं, या फिर यह कहिए जैसे अगर मैं एक उदाहरण लूं, एक बैंक, तो बैंक में
अगर हम लोन की बात करें तो एक लोन डिपार्टमेंट है। लोन डिपार्टमेंट में भी अलग अलग लोन की बात होती है। होम लोन हुआ, पर्सनल लोन हुआ, एजुकेशन लोन हुआ, या इसी के साथ एक और उदाहरण हम बात करें, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हैं तो हो सकता है आप 4 व्हीलर भी बनाते हैं, आप 2 व्हीलर भी बनाते हैं, आप इलेक्ट्रिक व्हीकल भी बनाते हैं। तो इस तरीके से आप अलग अलग उत्पादों में हैं, अलग अलग सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में आपकी स्थापना है। तो जब हम डिविजनल स्ट्रक्चर यानी कि विभागीय संरचना की बात करते हैं, तो जब हम अपने संगठन को अलग अलग डिविजन्स के हिसाब से बांटते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स के बेसिस पे, उत्पादों के बेसिस पे, अलग अलग सेवाओं के बेसिस पर जब हम बांटते हैं, तब हम उसको डिविजनल स्ट्रक्चर कहते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि आपका होम लोन में भी है, आप पर्सनल लोन में भी हैं, या आप कोई और सेवाएं भी प्रदान कर रहे हैं। साथ ही साथ ऑटोमोबाइल में आप 2 व्हीलर भी बनाते हैं, आप 4 व्हीलर भी बनाते हैं, आप इलेक्ट्रिक व्हीकल भी बनाते हैं। तो आपने क्या किया, आपने अपने संगठन को अलग अलग डिविजन्स में विभाजित कर दिया। अब अलग अलग डिविजन्स का प्रॉफिट, उसकी उत्पादकता, उसका प्रदर्शन, वो उनकी जिम्मेदारी है। अगर हम 2 व्हीलर के परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो हम 2 व्हीलर का जो प्रबंधक है उससे बात करेंगे। अब इसमें क्या होता है कि हर डिवीजन में फिर हम अलग अलग कार्यात्मक विभाग भी बना देते हैं। जैसे मैंने बोला कि 4 व्हीलर में भी अपना HR, मार्केटिंग, फाइनेंस डिपार्टमेंट होगा, साथ ही साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी अपना ये चारों विभाग होंगे। हाँ, इसमें एक चीज़ है कि जब हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं रिपीटेशन हो रहा है। बार बार ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट यानी कि मानव संसाधन डिपार्टमेंट हुआ, विभाग हुआ, या फिर विपणन विभाग हुआ, यह हर डिवीजन में पाए जाएंगे। तो रिपीटेशन है, ड्यूप्लीकेशन है, लेकिन सबकी अपनी जिम्मेदारी भी तय है साथ में कि हम सिर्फ और सिर्फ 2 व्हीलर के प्रदर्शन के लिए जिम्मेदार हैं, हम सिर्फ और सिर्फ 4 व्हीलर सेक्टर के लिए जिम्मेदार हैं। तो इसमें हम उनको जिम्मेदार ठहराते हैं उनके डिवीजन, उनके उत्पादों और उनकी सेवाओं के डिवीजन के हिसाब से। हाँ, ये आप देखेंगे कि संसाधनों की अधिकता होती है ऐसे संगठन में, तभी वे इतना वाइड, इतने बड़े स्कोप के बिजनेस को स्टैब्लिश कर रहे हैं। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि मैट्रिक्स संरचना क्या होती है। कभी कभी आपने देखा होगा कि एक संगठन अपना कार्य कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ कभी कभी उसके कुछ प्रोजेक्ट्स कुछ समय के लिए चालू हो जाते हैं। वो प्रोजेक्ट्स शॉर्ट टर्म होते हैं, वे प्रोजेक्ट्स पूरे टाइम तक नहीं रहते हैं। तो इस प्रकार के माहौल में आपको ज़रूरत पड़ती है मैट्रिक्स संरचना की, यानी कि मैट्रिक्स स्ट्रक्चर की। मैट्रिक्स स्ट्रक्चर जो होता है वह, उसमें एक तो कार्यात्मक यानी कि फंक्शनल मैनेजर होगा, कार्यात्मक प्रबंधक होगा, और एक होता है प्रोजेक्ट प्रबंधक यानी कि प्रोजेक्ट मैनेजर। कार्यात्मक प्रबंधक जो होता है वो पूरे संगठन के ओवरऑल इफेक्टिवनेस, ओवरऑल फंक्शंस की बात करता है, लेकिन जो प्रोजेक्ट प्रबंधक होता है वह कुछ समय के लिए जो प्रोजेक्ट चालू हुआ है उसकी निगरानी रखता है, उसकी जिम्मेदारी उसके ऊपर होती है, उसमें निर्णय लेने का अधिकार उसका होता है। तो देखा जाए तो ये एक काफ़ी अच्छा या कहिए बहुत ही अच्छी संरचना है कि समय के हिसाब से जिस प्रकार का प्रोजेक्ट आया, आपने अलग अलग विभाग से कुछ लोगों को लिया और उस प्रोजेक्ट में कार्यरत कर दिया। साथ में आपका संगठन भी चल रहा है और वो प्रोजेक्ट भी अपना चल रहा है, और जैसे ही वो प्रोजेक्ट खत्म हुआ तो वह कर्मचारी जो उस प्रोजेक्ट का हिस्सा थे वह वापस संगठन में जाकर अपने अपने विभाग में कार्यरत हो जाते हैं। तो जब कोई भी संगठन अलग अलग प्रोजेक्ट्स में लगा हुआ होता है तो इस प्रकार की संरचना बेहद ज़रूरी होती है। और मैं कहूँ कि आज के जटिल यानी कि कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट में मैट्रिक्स स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा संगठन यूज़ करते हैं।
तो छात्रों आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि टीम आधारित संरचना क्या है। टीम आधारित संरचना, इसमें कर्मचारी एक टीम के रूप में कार्य करते हैं और अलग अलग, जैसे आप देखेंगे कि टीम में एक ही विभाग के सदस्य नहीं पाए जाते। टीम बनती है अलग अलग विभाग के सदस्यों को मिला के और उस टीम को ही पूरी जिम्मेदारी दी जाती है कार्यों की। अब वह टीम अपने कार्य के लिए जिम्मेदार है। यह भी आजकल संगठनों में बहुत ज़्यादा पाया जा रहा है, क्योंकि जब हम नवाचार, रचनात्मकता की बात करते हैं तो यह संरचना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत अच्छी भी है। इसमें आप पाएंगे कि अलग अलग लोग अपने टीम की जिम्मेदारी लेते हैं और टीम में आगे बढ़ते हैं। तो अगर आपका संगठन नवाचार या रचनात्मकता की बात कर रहा है तो आपको इस संरचना की ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं नेटवर्क संरचना क्या होती है। नेटवर्क संरचना आंतरिक और बाहरी संबंधों पर आधारित होती है। आंतरिक और बाहरी संबंध का मतलब है कि देखिए क्या होता है कि संगठन अपने मूल कार्य कर रहा है, अपने जो इसके इम्पोर्टेंट कार्य हैं उनको वह कर रहा है, लेकिन कुछ कार्यों के लिए वह बाहरी एजेंसियों को रख लेता है या अपना काम उनको आउटसोर्स कर देता है। वह अपना कार्य कर रहा है, अपने कार्य में से कुछ जो बहुत ज़रूरी कार्य उसके लिए नहीं होते हैं, तो वह उन कार्यों को पूरा करने के लिए बाहरी एजेंसियों को वह कार्य आउटसोर्स कर देता है। यह होता है नेटवर्क संरचना। जैसे कि आपने बहुत जगह सुना होगा कि कोई संगठन है, उसमें जो रिक्रूटमेंट होता है वह कोई बाहरी कंसल्टेंट करते हैं। तो संगठन के लोग रिक्रूटमेंट या सिलेक्शन ना करते हुए बाहरी एजेंसी या बाहरी कंसल्टेंट्स उस संगठन के लिए यह कार्य कर रहे हैं। इसका फायदा यह होता है कि जो संगठन है उसके अगर कोई बहुत ज़्यादा मुख्य कार्य है उन पर वह ध्यान केंद्रित कर सकता है, और जो बहुत ज़रूरी कार्य उनके लिए नहीं है, जो वह बाहर से भी करवा सकते हैं, वो बाहर से करवाते हैं। तो यह होता है नेटवर्क संरचना। इसके लिए आपके बाहरी वातावरण से रिश्ते होना बहुत ज़रूरी है, नेटवर्किंग होना बहुत ज़रूरी है। तो उन्हीं संबंधों पर यह कार्यरत होता है। मैं समझती हूँ छात्रों आपको यह समझ आया कि कौन कौन सी अलग अलग संरचनाएं हैं। लाइन संरचना से लेकर हमने नेटवर्क संरचना तक की बात करी और हमने देखा कि जिस प्रकार से पर्यावरण, व्यावसायिक पर्यावरण बदल रहा है, वैसे वैसे हमारी सोच बदल रही है और हमारी सोच के हिसाब से हमारी संरचना के ढांचे भी बदल रहे हैं। तो यह थे अलग अलग संरचना के प्रकार। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि नियंत्रण के दायरे क्या होते हैं, यानी कि स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या होता है। एक चीज मैं आपसे पूछती हूँ छात्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप एक प्रबंधक बनेंगे तो आप कितने लोगों का प्रबंधन कर सकते हैं या आप कितने लोगों को मैनेज कर सकते हैं? मैं समझ पा रही हूं कि कुछ लोग के दिमाग में चल रहा होगा कि वह 4 लोगों को मैनेज कर पाएंगे। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैं तो 100 लोगों का प्रबंधन कर सकता हूं, और कुछ लोगों के लिए यह संख्या शायद 7 या 8 होगी, किसी के लिए हो सकता है ये 10 हो। तो सबके लिए शायद अभी सोचना एक अलग अलग तरीके का नंबर उनके सामने आ रहा होगा। जब हम बात करते हैं स्पैन ऑफ कंट्रोल यानी कि नियंत्रण के दायरे की, तो नियंत्रण का दायरा यही होता है। नियंत्रण का दायरा यानी कि जब हम यह समझ पाते हैं कि हम कितने लोगों का प्रबंधन कर पाएंगे, अधीनस्थों या कार्य की इकाइयों की वह संस्था जिसे कोई अधिकारी व्यक्तिगत तौर पर निर्देशित, नियंत्रित और निरीक्षित कर सकता है, उसको हम कहते हैं नियंत्रण के दायरे। कि आप यह समझ पाएं कि मैं कितने लोगों का नियंत्रण कर पाऊंगा, कितने लोगों को निर्देशित कर पाऊंगा, कितने लोगों को निरीक्षित कर पाऊंगा। अगर आप यह समझ पाते हैं कि मेरे में क्या काबिलियत है कि मैं कितने लोगों का नियंत्रण कर सकता हूं या कर सकती हूं, तो वह होता है स्पैन ऑफ कंट्रोल। आगे एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगी, मैं आपसे साझा करना चाहूंगी अलग अलग रिसर्चर्स की अलग अलग थ्योरी, जिसमें सर इयान हैमिल्टन महसूस करते हैं कि एक पर्यवेक्षक यानी कि सुपरवाइजर
3 या 4 अधीनस्थों का पर्यवेक्षण यानी कि सुपरविजन कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा V.A. ग्राइकन्स ने पाया कि एक श्रेष्ठ व्यक्ति 5 से 7 अधीनस्थों के कार्य का सीधे पर्यवेक्षण कर सकता है। लेकिन इसके अलावा अगर हम देखें तो लॉर्ड हालेंडन और ग्राहम वॉलेस का मानना है कि 10 से 12 अधीनस्थों का पर्यवेक्षण एक बार में किया जा सकता है। और वहीं पर अमेरिकी मैनेजमेंट एसोसिएशन यानी कि AMA की शोध ने यह पाया कि एक व्यक्ति, एक प्रबंधक या एक पर्यवेक्षक श्रेष्ठ से श्रेष्ठ 9 व्यक्तियों का पर्यवेक्षण यानी कि सुपरविजन कर सकता है। तो आप देख पा रहे होंगे कि कहीं ना कहीं अलग अलग नंबर निकल कर आ रहा है। तो आगे बढ़ते हैं और यह समझते हैं कि आखिर नियंत्रण के प्रकार क्या होते हैं। फिर हम बात करेंगे कि कैसे यह निर्धारित होता है कि आप कितने लोगों का नियंत्रण कर पाएंगे, क्योंकि अलग अलग रिसर्चर्स की शोध से हमें यह तो पता चल गया कि यह नंबर सबके हिसाब से अलग अलग आ रहा है, कुछ तो डिफरेंस है। तो उसको भी हम जानेंगे कि कैसे ये पता चलता है कि आप कितने लोगों का पर्यवेक्षण कर पाते हैं। लेकिन उससे पहले हमें समझने की ज़रूरत है कि नियंत्रण के दायरे के प्रकार क्या होते हैं। तो जब हम नियंत्रण के दायरे के प्रकार की बात करते हैं तो हमने इसको 2 प्रकार में बांटा हुआ है। पहला लंबा ढांचा यानी कि टॉल स्ट्रक्चर, और दूसरा सपाट संरचना यानी कि वाइड नेटवर्क। पहले हम बात करेंगे टॉल स्ट्रक्चर की, लेकिन इससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि टॉल स्ट्रक्चर और वाइड स्ट्रक्चर यानी कि सपाट संरचना दिखती कैसे है। जब हम बात कर रहे हैं टॉल स्ट्रक्चर की यानी कि लंबे ढांचे की, तो इसमें जब हम पहली बात करेंगे कि इसमें बहुत सारे पदानुक्रम के स्तर होते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इस पिक्चर में, जब हम टॉल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं यानी कि लंबे संरचना की बात कर रहे हैं, तो अलग अलग स्तर इसमें आपको दिखाई दे रहे हैं। अलग अलग लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, अलग अलग प्रबंधन के स्तर आपको दिख पा रहे हैं। लेकिन वहीं पर सपाट संरचना में आप देख पा रहे होंगे कि जो संरचना है उस संरचना में लेवल्स यानी कि पदानुक्रम बहुत ज़्यादा नहीं है, उसके स्तर ज़्यादा नहीं है, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट ज़्यादा नहीं है। आप देखिए एक ही इंसान बहुत सारे लोगों को पर्यवेक्षित कर रहा है, सुपरविजन कर रहा है। अगर हम इसकी बात करें लंबे ढांचे की, तो लंबे ढांचे में आप यह भी पाएंगे कि नियंत्रण का दायरा जो है वो बहुत ही संकीर्ण है, यानी कि नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल है। वहीं पर वाइड स्ट्रक्चर में यानी कि सपाट संरचना में आपका नियंत्रण का दायरा बहुत विस्तृत है। शायद इस पिक्चर से आपको यह समझ आ रहा होगा कि सपाट संरचना में एक प्रबंधन काफी सारे लोगों का प्रबंधन कर पा रहा है, तो इसका मतलब विस्तृत है। लेकिन वहीं पर लंबी संरचना में, टॉल स्ट्रक्चर में, एक मैनेजर कुछ लोगों का ही पर्यवेक्षण या उनको मैनेज या उनका प्रबंधन कर पाता है। साथ ही साथ जब हम बात करते हैं लंबी संरचना की, तो वहाँ पर निर्णय लेने में ज़्यादा समय लगता है। मैं शायद समझ पा रही हूँ कि आप अब यह पॉइंट समझ पाएंगे कि क्यों निर्णय लेने में ज़्यादा समय लगता है, क्यों सपाट संरचना में कम समय लग रहा है और लंबी संरचना में ज़्यादा समय लग रहा है। तो देखिए इस पिक्चर को और फिर समझते हैं। जब हम निर्णय की बात कर रहे हैं तो निर्णय लेने में जब स्तर आपके प्रबंधन के स्तर बढ़ते जाएंगे तो निर्णय लेने की अवधि भी बढ़ती जाएगी। आप बहुत जल्दी निर्णय नहीं ले पाएंगे, यानी कि डिसीजन मेकिंग स्लो हो जाती है। लेकिन वहीं पर जहां पर स्तर बहुत कम है, हायरार्की नहीं है, बहुत ज़्यादा पदानुक्रम नहीं है, तो वहां पर आपकी डिसीजन मेकिंग जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाती है। साथ ही साथ जब हम लंबी संरचना की बात करते हैं तो पदोन्नति के अवसर बहुत मिलते हैं। क्यों मिलते होंगे पदोन्नति के अवसर वहां पर? इसलिए क्योंकि वहां पर अलग अलग स्तर हैं। जब अलग अलग स्तर होंगे तो मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी होगी कि मैं अपने से ऊपर वाले स्तर के लिए आगे बढ़ूं।
लेकिन सपाट संरचना में तो बहुत ज़्यादा स्तर ही नहीं है, तो आप आगे कहाँ बढ़ेंगे? देखिए, इस संरचना में अगर हम सपाट संरचना को आप देख रहे होंगे तो देखिए ना, पदोन्नति के बहुत ज़्यादा अवसर आपको मिल ही नहीं सकते। एक मैनेजर है, एक प्रबंधक है जो इतने सारे कर्मचारियों को मैनेज कर रहा है, तो कहाँ से आपको अवसर मिल पाएगा? लेकिन अगर लंबा स्ट्रक्चर है तो आप पाएंगे कि वहां पर पदोन्नति के अवसर बहुत मिलते हैं। अब बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि ये लंबी संरचना ज्यादा अच्छी है या सपाट संरचना ज्यादा अच्छी है। तो पहले तो आप सोचिए कि कौन सी संरचना ज्यादा अच्छी होगी। तो देखिए छात्रों, यह कह पाना कि यह संरचना खराब है या यह संरचना अच्छी है, गलत होगा। यहाँ पर यह हमें सिचुएशन के हिसाब से समझना चाहिए कि हमारा संगठन क्या है, हमारे संगठन के उद्देश्य क्या हैं। उसके हिसाब से हम सोचेंगे कि हमें टॉल स्ट्रक्चर में जाना है या हमें वाइड स्ट्रक्चर यानी कि सपाट संरचना का इस्तेमाल करना है। तो चलिए, जिसकी मैं बात कर रही थी कि कैसे ये निर्धारित होगा, कौन से ऐसे वो कारक हैं जिनसे हमें पता चलेगा कि हमारे नियंत्रण का दायरा क्या होगा। हम सपाट संरचना के लिए जाएंगे या हमें लंबी संरचना लेनी पड़ेगी। तो इसमें सबसे पहला जो कारक होता है वह होता है अधीनस्थों द्वारा किए जाने वाले कार्य की प्रकृति, यानी कि नेचर ऑफ वर्क। अब सोचिए, अगर आपके जो अधीनस्थ हैं, आपके जो जूनियर्स हैं, उनके जो कार्य हैं वो रूटीन जॉब है, एक से कार्य करते हैं, सब लोगों को एक ही तरीके के कार्य आपने दिए हुए हैं, उसमें कोई अलगाव नहीं है, सबको एक ही तरीके के इंस्ट्रक्शंस आपको देने हैं। तो आप सोच के देखिए, इस सिचुएशन में आप ज़्यादा लोगों को एक साथ ज़्यादा लोगों का प्रबंधन कर पाएंगे। लेकिन वहीं इसके विपरीत, अगर आपके अधीनस्थ अलग अलग कामों में हैं, अलग अलग जटिल समस्याओं के साथ हैं, अलग अलग रचनात्मक आइडियाज पर वर्क कर रहे हैं, तो आपको उनको ज़्यादा समय देना पड़ेगा। जब आपको उनको ज़्यादा समय देना पड़ेगा तो आप बहुत ज़्यादा लोगों का प्रबंधन एक साथ नहीं कर पाएंगे। तो आपका नियंत्रण का दायरा क्या होगा, ये कैसे पता चलेगा? आपके अधीनस्थों के कार्यों के अनुसार। अगर कार्य सरल है, रूटीन है, तो आप ज़्यादा लोगों का पर्यवेक्षण कर सकते हैं। लेकिन वहीं पर अगर कार्य कॉम्प्लेक्स हैं, बहुत ही जटिल हैं, बहुत ही टेक्निकल हैं, स्पेशलाइज्ड हैं, तो वहां पर आप कम लोगों का पर्यवेक्षण कर पाएंगे। इसके अलावा एक और कारक होता है जो होता है पर्यवेक्षक और पर्यवेक्षित की योग्यता, यानी कि आपकी जो कि एक प्रबंधन है, जो कि एक प्रबंधक है, उसकी योग्यता, और साथ ही साथ जो एक आपका कर्मचारी है उसकी योग्यता। अब योग्यता पर कैसे आधारित होगा? देखिए, आप दक्ष हैं, आप मैनेज कर सकते हैं, आप 10 लोगों को, 20 लोगों को साथ में लेकर मैनेज कर सकते हैं। ये आपकी कैपेबिलिटीज है, आपका कौशल है, आपके स्किल्स हैं। तो आप ज़्यादा लोगों को पर्यवेक्षित कर सकते हैं, आपका नियंत्रण का दायरा बढ़ सकता है। लेकिन वहीं पर अगर आप बहुत सारे लोगों को साथ में लेकर नहीं चल पाएंगे, नहीं चल पाते हैं, आप में वो विशेषज्ञता नहीं है, तो आप ज़्यादा लोगों का पर्यवेक्षण नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ जैसा मैंने बोला, पर्यवेक्षित की योग्यता भी, आपके जो अधीनस्थ हैं वो बहुत ही ब्राइट हैं, बहुत ही समझदार हैं, बहुत ही ज्ञानी हैं, बहुत ही कुशल हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेंट हैं। अगर आपके अधीनस्थ ऐसे हैं तो आप ज़्यादा लोगों का नियंत्रण कर पाएंगे। समझ पाए आप इस बात को? आपके जो भी अधीनस्थ हैं वो बहुत ही कुशल हैं, कॉम्पिटेंट हैं। जब वो खुद में कॉम्पिटेंट हैं, खुद में कुशल हैं, खुद में उनकी एबिलिटीज़ हैं, तो वो खुद ही चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लेंगे। तो ऐसे में आप ज़्यादा लोगों को या ज़्यादा लोगों का पर्यवेक्षण कर सकते हैं। साथ ही साथ आखिरी में मैं एक और बात करूंगी जो कि होता है अधीनस्थों का फैलाव, यानी कि डिस्पर्शन ऑफ सबऑर्डिनेट। आपका संगठन अलग अलग क्षेत्रों में फैला हुआ है या अलग अलग देशों में फैला हुआ है, और अलग अलग देशों में
आपके लोग कार्य कर रहे हैं, आपके कर्मचारी हैं, तो क्या आप अलग अलग देशों में जो लोग कार्य कर रहे हैं, अलग अलग ऑफिसेज में जो लोग कार्य कर रहे हैं, उनका पर्यवेक्षण कर पाएंगे? बहुत मुश्किल है। ठीक है, आप कहेंगे कि नहीं, आजकल बहुत ज़्यादा तकनीक बढ़ चुकी है, हम वीडियो कॉलिंग और अलग अलग डिजिटल टूल्स का यूज़ करते हुए कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको मुश्किल होगी। लेकिन वहीं पर आप ही की बिल्डिंग में 100 लोग कार्य करते हैं, 50 लोग कार्य करते हैं, या 10 लोग या 20 लोग कार्य करते हैं, तो आपकी बिल्डिंग में ही वो लोग कार्य कर रहे हैं, तो उन पर निगरानी रखना, उनको पर्यवेक्षित करना आपके लिए आसान होगा। लेकिन वहीं पे 10 लोग जो अलग अलग देशों में अलग अलग ऑफिसेस में बैठे हैं, उनका पर्यवेक्षण करना, उनका नियंत्रण करना, उन्हें निर्देशित करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो 10 लोग अगर एक ही ऑफिस में बैठकर कार्य करते हैं तो उनको आप बड़ी आसानी से नियंत्रित कर पाएंगे, लेकिन वही 10 लोग अगर फैल जाते हैं अलग अलग जगहों पर, तो उनका पर्यवेक्षण करना, उनको नियंत्रित करना, उनको निर्देशित करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है, बहुत जटिल प्रक्रिया हो जाती है। तो देखिए, जब हम बात करते हैं पर्यवेक्षण की या स्पैन ऑफ कंट्रोल की, तो स्पैन ऑफ कंट्रोल या नियंत्रण का दायरा हर इंसान, हर प्रबंधक के हिसाब से अलग होता है, पहली चीज। लेकिन साथ ही साथ आप किन सिचुएशंस में हैं, वह भी इस बात को निर्धारित करेगा। जैसा अगर मैं उदाहरण के तौर पे बोलूं, आप मानते हैं कि मैं एक ऐसा प्रबंधक हूं जो बहुत ही कुशल हूं, मैं आराम से 15 लोगों को या 15 लोगों का पर्यवेक्षण कर सकता हूं या 15 लोगों को मैनेज कर सकता हूं, और वाकई में आप इतने कुशल हैं भी, आप में वो संपूर्ण कुशलता है जो एक अच्छे प्रबंधक में होनी चाहिए, और आप उन 15 लोगों को अच्छे से प्रबंधित भी कर सकते हैं। लेकिन वो 15 लोग अब अलग अलग ऑफिसेज में, अलग अलग जगहों पर, अलग अलग देशों में बैठकर कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम आपकी क्षमता पर प्रश्न नहीं उठा रहे हैं, लेकिन आपको ऐसी सिचुएशन में रखा गया है जहां पर आपके अधीनस्थ बहुत अलग अलग जगह पर फैले हुए हैं, जिसकी वजह से आप अच्छे ढंग से या अच्छे रूप से उनका पर्यवेक्षण नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए, जब हम संरचना की बात करते हैं तो संरचना में हमें यह भी देखना पड़ता है कि कौन सा ऐसा मैनेजर है जो बहुत कुशल है, जिसको हम ज़्यादा लोगों का पर्यवेक्षण करने को सौंप सकते हैं, कौन सा ऐसा प्रबंधक है जिसको नहीं सौंपा जा सकता। ये सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि एक संगठनात्मक संरचना के तहत ही की जाती है। तो छात्रों, मैं ये समझती हूँ कि आपको यह समझ आया कि किसी भी संगठन में जब हम परिवर्तन की बात करते हैं तो परिवर्तन से पहले हमें यह समझने की ज़रूरत होती है कि संगठन क्या है, संगठन की संरचना कैसी है। जब हम संरचना में जाते हैं तो संरचना में हम सीखते हैं कि हाँ, जो संरचना है वह अलग अलग प्रकार की होती है, अलग अलग रूपों में आती है, अलग अलग डिज़ाइन होते हैं उसके। तो जब हम डिज़ाइंस में जाते हैं तो डिज़ाइन में हमने बात करी है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, तो अलग अलग तरीके की संरचनाएं हैं। तो छात्रों, इस सत्र में हमने जिस पर बात करी, हमने इस सत्र में बात करी है कि संगठन की अवधारणा क्या है, संगठन के स्तंभ क्या हैं। संगठन के स्तंभ जो हैं वह बेहद ज़रूरी होते हैं कि यह समझने के लिए कि संगठन की आगे संरचना क्या होगी। तो हमने इस सत्र में बात करी है कि संगठनात्मक संरचना क्या क्या है, कौन कौन से प्रकार हैं, क्या लाइन मैनेजर या लाइन एंड स्टाफ संरचना अच्छी है या कार्यात्मक संरचना। देखिए, आप एक प्रबंधक हैं तो आपको इन सारी संरचनाओं के बारे में पता होना चाहिए, और जिस प्रकार के आपके संगठन के उद्देश्य हैं, कार्य हैं, उसके हिसाब से आप उस संरचना को लागू करिए। सिर्फ यही नहीं, हमने इस सत्र में यह भी जाना
कि नियंत्रण के दायरे क्या होते हैं, किस प्रकार से नियंत्रण के दायरे निर्धारित किए जाते हैं, ऐसे कौन से कारक होते हैं जो हमें यह समझाते हैं कि हम कितने लोगों का पर्यवेक्षण एक समय पर कर सकते हैं या कितने लोगों का प्रबंधन मैनेज कर सकते हैं हम उनको। तो छात्रों, मैं समझती हूँ कि ये पहला सत्र इस विषय का आपको समझ आया होगा, जिसमें हमने सिर्फ और सिर्फ बात करी है कि संगठन क्या है। आगे आने वाले सत्रों में हम बात करेंगे कि संगठनात्मक परिवर्तन होता क्या है, साथ ही साथ उसको हम कैसे लेकर आएंगे। तो आगे के सत्रों में मिलेंगे जिसमें हम और डिटेल में बात करेंगे इस विषय के ऊपर। तो मैं समझती हूँ कि आज का सत्र आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।